हेलो एवरीबॉडी। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो के लेसन नंबर 4, जिसका हेडिंग है द रैट ट्रैप और इसके राइटर का नाम है सेल्मा लेगरलॉफ। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआती जो परिचय दे रखा है, जिस लेखक ने बताया गया है कि सेल्मा लेगरलॉफ was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. सेल्मा लेगरलॉफ, जिनका जन्म 1858 में और मृत्यु 1940 में हुई थी, एक स्वीडिश लेखक थे और जिनकी कहानियां कई भाषाओं में अनुवाद की गई। A universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. और ये एक विश्वास कि मनुष्य में निहित अच्छाई जो है वह समझबूझ और प्रेम के द्वारा जागृत किया जा सकता है, इस एक शाश्वत विषय को यहाँ पर उठाया गया है। दिस स्टोरी इज सेट अमिस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन, रिच इन आयरन और विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ द कंट्री। यहाँ पर जो कहानी बताई गई है वह स्वीडन की जो खाने हैं उसके बीच में लोहे के जो अयस्क से भरा हुआ है, जिनमें वहाँ के इतिहास और गाथाओं का काफी स्थान प्राप्त हुआ है। दिस स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ फेरी टेल। यहाँ पे जो कहानी है वह एक परी कथा की शैली में बताई गई है। तो चलिए इसकी शुरुआत हम करते हैं। लेखक बता रहे हैं, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप ऑफ वायर। यहाँ पर एक जो कहानी है उसमें एक समय एक आदमी जो है वह छोटी छोटी तारों से बनी हुई चूहेदानियाँ जो है वह घूमते फिरते बेचता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। और यह वह अपनी इच्छानुसार कभी बना लेता था। इन्हें वह दुकानों और बड़े फार्मों से मांग कर लाई गई सामग्री से तैयार करता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। यद्यपि उसका ये जो बिजनेस था या व्यवसाय था वह ज़्यादा फायदे वाला नहीं था। सो ही हैड टू रिजोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरीज टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। और इसकी वजह से ज़्यादा कमाई नहीं होने की वजह से वह भिक्षावृत्ति या छोटी मोटी चोरी का सहारा लेता था ताकि वह अपने आप को जीवित रह सके। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, हिज चीक्स वर संकन एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आईज। और इसकी वजह से उसके कपड़े जो थे वो चिथड़ों के रूप में, गाल अंदर बैठे हुए थे और भूख उसकी आंखों से जागती थी। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. और कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसे घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए जीवन कितना नीरस और दुखी प्रतीत होता था। Who plowed along the road left to his own meditation, जो सड़कों पर थके हारे कदमों से चलता रहता था और चिंतन में खोया रहता था। But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. और एक दिन वह ऐसे ही चलते हुए विचारों के अंदर ऐसा खो गया जो उसके लिए आनंददायी प्रतीत हो रहा था। He had naturally been thinking of his trap when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. और ऐसा सोचते सोचते वह चिंतन में यह व्यक्ति सोचने लगता है कि एक दिन ये व्यक्ति चिंतन स्वाभाविक रूप से वह अपनी चूहेदानी के बारे में सोच रहा था और अचानक उसके दिमाग में विचार आया कि उसके चारों ओर जो सारी दुनिया है, जिसमें जमीनें हैं, समुद्र हैं, शहर हैं, गांव हैं, यह एक बड़े चूहेदानी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेड्स ऑफ पीपल। और यह जो सारी चीजें हैं वह चूहे जो होते हैं उनको ललचाने के लिए जैसे चीजें डाली जाती हैं, चारा डाला जाता है, यह सारी चीजें जो हैं वह दुनिया का उद्देश्य इससे अधिक कुछ भी नहीं है। इट offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait,
it closed in on him and then everything came to an end. उसको लग रहा था, या विचार में सोच रहा था कि जैसे चूहे को फंसाने के लिए चीजें डाली जाती हैं, वैसे ही यहाँ के लोग धन दौलत, खुशियाँ, भोजन, घर, गर्माहट, कपड़े आदि इसके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक जैसे चूहे के सामने चीज और सूअर के मांस प्रस्तुत किए जाते हैं। जो ही वो अपने आप को ललचा जाने और फंसाने के लिए रखी गई सामग्री के छूने की इजाजत देता है, दुनिया रूपी चूहेदानी बंद हो जाती है और फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है। The world had, of course, never been very kind out to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. यह दुनिया उसके लिए बहुत दयालु नहीं रही थी, इसलिए इस तरह की दुनिया के बारे में जो सोच थी उसे अस्वाभाविक आनंद उसको मिल रहा था। It became a cherished pastime of his during many dreary plodding to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bed. और इस प्रकार इसके लिए एक प्रिय मनोरंजन बन गया कई निरस थकाऊ और यात्राओं के दौरान उन लोगों के बारे में सोचना जिन्हें वह जानता था, जिन्होंने स्वयं को खतरनाक फंदे में फंसने दिया, तथा अन्य लोगों के बारे में सोचना जो ललचाने वाले भोजन के चारों को और अधिक चक्कर लगा रहे थे। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of the little gay cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. और उसी रात को एक अंधेरी संध्या को जब वह सड़क के किनारे किनारे घूमता हुआ जा रहा था, तो उसकी नजर एक सड़क के किनारे पर स्थित मटमैले रंग की झोपड़ी पर पड़ी और उसके दरवाजे पर रात भर के लिए उसने शरण मांगी और दस्तक दी। Nor was he refused, और ना उसको मना भी नहीं किया गया। Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. और यहाँ पर इस बजाय कड़वाहट से भरे चेहरों के जो सामान्यतः उसे दिखाई देते थे, इस झोपड़ी का जो मालिक था वह एक बूढ़ा आदमी था और उसकी पत्नी नहीं थी, बच्चे नहीं थे, और वह अकेले में बातचीत करने हेतु किसी व्यक्ति को पा करके खुश हो गया था। Immediately he put the porridge not on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both of the stranger's pipe and his own. Finally, he got out of the pack of the cards and played majolies with his guest until bedtime. और उसने उसके तुरंत आग पर दलिया चढ़ा दिया, शाम का भोजन दिया, फिर उसे तंबाकू के पिंड से इतना बड़ा टुकड़ा काट के दिया कि यह जो अजनबी था वह स्वयं की चिलम के लिए पर्याप्त था। अंत में उसने ताश की एक पुरानी गड्डी निकाली और मेहमान के साथ सो जाने के समय तक मजोलिस नाम का खेल जो है वह खेलता रहा। The old man was just as generous with his confidence as with his porridge and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crafter as a ramshaw iron worker and had worked on the land. उस व्यक्ति ने, बूढ़े व्यक्ति ने गोपनीय जो बातें थी उसको बहुत ही उदारता के साथ उसके सामने प्रस्तुत किया, जितना तंबाकू और दलिया के मामले में कर रहा था। मेहमान को तुरंत बता दिया कि समृद्धि के दिनों में उसका जो मेजबान व्यक्ति था रैमसो आयरन वर्क में किसान था और जमीन पर काम कर चुका था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। अब क्योंकि वह दिन भर के काम करने की मेहनत को नहीं कर सकता था, इसलिए उसकी एक तगड़ी गाय थी, वह बहुत ही असाधारण थी। यस, दिस इज ए बोजी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यह जो गाय थी वह बहुत तगड़ी थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, जो उसके लिए दिन भर की क्रीम निकालने के लिए उसको पर्याप्त दूध देती थी। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन द पेमेंट, और उस गाय से उसने पिछले महीने जो है वो 30 kroner की रकम दूध के बदले प्राप्त की थी। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडिलियस, फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out the 3 wrinkled 10 kroner bill. और वह बूढ़ा आदमी जो था वह अविश्वसनीय नहीं लगा हो, क्योंकि
बूढ़ा आदमी जो था खिड़की पर पहुंचता है और एक चमड़े की थैली को उतार करके उसके फ्रेम से जो एक खूंटी पर टंगी लटकी हुई थी सलवटे पड़े हुए 10-10 क्रोनर के 3 नोट निकालता है और these he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. और वह उन नोटों को उस मेहमान की आंखों के सामने पकड़े रखा और जानबूझकर सिर हिलाते हुए फिर उसने थैली में ठूस दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन द गुड सीजन। अगले दिन दोनों व्यक्ति समय पर उठते हैं। द क्रॉफ्टर वॉज इन ए हरी टू मिल्क हिज काउस। जो क्रॉफ्टर था वह गाय का दूध निकालने की जल्दी में था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। और दूसरा व्यक्ति जो था वह संभवतः उस मालिक के उठ जाने के बाद खुद को उस तरह बिस्तर पर लेटे रहना अच्छा नहीं समझ रहा था। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। उन दोनों ने उस जो झोपड़ी थी उसको एक साथ वहां से रवाना हुए। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। क्रॉफ्टर ने उस दरवाजे पर ताला लगा दिया और चाबी को अपने जेब में डाल दिया। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू। जो रेड ट्रैप वाला व्यक्ति था उसने उस बूढ़े आदमी को बाय कहा और धन्यवाद कहा। एंड देयर अपॉन ईच वेंट ऑन हिज ऑन वे। और दोनों ही फिर अपने अपने रास्ते पर चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन। और कुछ समय बाद में जो व्यक्ति था आधे घंटे बाद में चूहेदानी बेचने वाला जो है वह उस दरवाजे पर वापस आ खड़ा हुआ। और बिफोर द डोर ही इट डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर। और इसने अंदर किसी प्रकार से घुसने की कोशिश नहीं की। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो। वह खिड़की पर गया। स्मैश्ड अ पैन स्टक इन हिज हैंड। और उसने अपने हाथ के जो घुसे से उसके अंदर से शीशे को तोड़ डाला। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर। और उसने पाउच में से 30 क्रोनर को निकाल लिए। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पैकेट। और उसने उस पैसों को निकाल करके अपने जेब के अंदर डाल दिए। Then he hung the leather pouch very carefully back into its place and went away. और फिर उसने चमड़े की थैली को बहुत सावधानी के साथ के स्थान पर लटका दिया और वहां से चला गया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. और अपनी जेब में पैसा लेकर के चला तो उसने अपने अपने जो चातुर्य के साथ में उसने जो काम किया था उस पर उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था या गर्व महसूस हो रहा था। He realized, of course, that at first he dared not to continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. और पहले तो उसने उस सार्वजनिक रास्ते पर चलने का साहस नहीं कर सकता था, बल्कि सड़क से हटना और जंगल में जाना होगा। इट वॉज लेट इन दिसंबर। यह दिसंबर का समाप्त होने वाला समय था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑन ओवर द फॉरेस्ट। अंधेरा पहले से ही उस जंगल पर छा चुका था। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर। और इसने खतरे को बढ़ा दिया था। एंड इंक्रीज्ड आल्सो हिज ग्लूम एंड डेस्पेयर। और इसने अंधेरे के साथ साथ उदासी और निराशा को भी बढ़ा दिया था। फाइनली ही सा नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड। और उसने कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया और जमीन पर जो थक करके मरे हुए के समान लुढ़क गया। टायर्ड टू डेथ थिंकिंग दैट हीज लास्ट मोमेंट हैड कम। यह सोचते हुए कि अब उसका अंतिम क्षण आ चुका है। बट just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping. जैसे ही उसने अपना सिर को नीचे रखा तो वहां पर उसको जोरदार नियमित ठक ठक की आवाज उसको सुनाई दी। There was no doubt as to what that was. इसमें कोई शक नहीं था कि आवाज कहां से आ रही थी। He raised himself. Those are the hammer stroke from the an iron mill. यह आवाज जो थी वह किसी लोहे के कारखाने से हथौड़े की आवाज आ रही थी। He thought, उसने सोचा ऐसा। There must be people nearby. उसने सोचा कि आसपास अवश्य लोग होंगे। He summoned all his strength. उसने अपनी पूरी सारी शक्ति को इकट्ठा किया। Got up, खड़ा हुआ and staggered in the direction of the sound. और उस दिशा में लड़खड़ाते हुए आगे चल दिया।
The Ramsjo iron worker, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. रेम्सजो आयरन वर्क जो अब बंद हो चुका है वह थोड़े समय पहले ही एक बड़ा कारखाना था जिसमें जो गलाने वाली जो भट्टियां होती हैं बेलनी मिल और ढलाई की भट्टियां थी. इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड बैरगेज and scows slide down on the canal which led to the large inland lake. And in the winter time, the road near the mill were black from all the coal dust which settled down in the big charcoal crates. यहाँ पर गर्मियों में ऊपर तरफ जो भट्टी जो थी वह चपटी मालवाहक नावें लंबी जो प्रगालक होते हैं वे सारी चीजें यहाँ पर थी. नहर में तैर कर जाती थी जो एक बड़ी अंतःस्थलीय झील की ओर ले जाती थी और सर्दियों में कारखाना के पास में ही सड़कें कोयले के धूल से काली हो जाती थी जो कोयले को बड़े बड़े खाचों में वहां पर छन करके गिरती थी. During one of the long dark evening just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace, waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. और यहाँ पर जो क्रिसमस के ठीक पहले जो लंबी अंधेरी संध्या में एक मुख्य लोहार और उसका सहायक जो था वो भट्टी के पास लोहार खाने में बैठे हुए थे. पिग आयरन जो कच्चा लोहा होता है वह आग में डाल दिया गया था और अहरन के पीटे जाने योग्य का इंतजार कर रहे थे. एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप एंड स्टीयर द ग्लोइंग मास विथ अ लॉन्ग आयरन बार रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स. और कुछ ही समय के अंदर वहां पर थोड़ी देर में एक उठता हुआ पिग आयरन के चमकीले ढेर को लोहे की एक लंबी छड़ से हिला देता और कुछ क्षणों में वापस लौट आता था. ड्रिपिंग विथ परस्पायरेशन दो एज ऑन द कस्टम. और वह उस कुछ क्षण में वापस लौटाता और पसीने से भीगा हुआ यद्यपि जैसी की प्रथा थी वह क्या करता था. नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड पेयर ऑफ वुडन शूज. वह लंबी कमीज और लकड़ी के जूतों के सिवा कुछ पहनता नहीं था. ऑल द टाइम वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज. पूरे समय कुछ लोहे खाने के अंदर ध्वनियां सुनी जा सकती थी. द बिग बेलो ग्राउंड ऑन द बर्निंग कॉल क्रैक्ड. और यहाँ पर बड़ी बड़ी धोकनियों में कराती थी और जलती हुई कोयला कड़कड़ाता था. द फायर बॉय शोवेल्ड चारकोल इनटू द माउ ऑफ द फर्नेस विथ अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर. जो भट्टी वाला जो व्यक्ति होता था वह उस खड़खड़ाहट की आवाज के साथ भट्टी के पेट में कोयला को झोंकता था. आउटसाइड रोड द वाटरफॉल. बाहर की तरफ पानी की कड़कड़ाहट आवाज सुनी जा सकती थी. एंड द शार्प नॉर्थ विंड वाइप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक ट्रिल रूफ. और एक तीखी उत्तरी हवा जो थी वह बरसात को ईंटों से बनी हुई छत पर कोड़े की तरह मारती थी. It was probably on account of all the noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. और संभवतः इसी शोर के कारण लोहार ने नहीं देखा कि जो एक आदमी है वह दरवाजे को खोलता है और उस लोहे खाने में प्रवेश कर लिया था जब तक कि वह आदमी भट्टी के निकट आकर के खड़ा नहीं हो गया था. Surely it was nothing unusual for poor vagabond without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty pans and to come into the warm themselves in front of the fire. और निश्चित ही गरीब जो घुमक्कड़ होते थे जिनके पास रात के लिए कोई अच्छी जगह नहीं होती थी यह कोई असाधारण बात नहीं थी कि वे उस लोहे खाने के अंदर प्रविष्ट कर जाते थे और रोशनी की चमक कालीमा लगे उन शीशों में से बाहर निकलती थी और आग के सामने खड़े होकर के गर्म करने हेतु वे इसमें प्रवेश कर जाते थे. द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर. और वह अंदर प्रवेश कर चुके इस आदमी की तरफ वह जो लोहार है वह बिल्कुल लापरवाही से और उदासीनता से नजर डालता है. He looked the way people of his tribe usually did. वह उस आदमी को उस तरह से देखता है जैसे अधिकतर लोगों को वह देखता था. With a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of strap dangling on his chest.
और वह लंबी दाढ़ी वाला, गंदे फटे हाल और छाती पर झूलती हुई चूहेदानियों का एक गुच्छा उस पे लगा हुआ था। He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a hearty consent without honoring him with a single word. उसने ठहरने की इजाजत मांगी और मुख्य लोहार जो है वह सिर हिला करके घमंड भरी सहमति दे दी और उसके संबंध में एक भी शब्द उसने बोला नहीं। The tramp did not say anything. Either he had not come there to talk but only to warm himself and sleep. और जो घुमक्कड़ व्यक्ति था उसने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह बात करने नहीं आया था बल्कि खुद को गर्म रखने और नींद लेने के लिए आया था। In those days the Ramsjo iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. और उन दिनों यह रैम्सजो कारखाना था उसका मालिक एक प्रसिद्ध लोहपति था जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा बाजार में अच्छे गुणवत्ता वाले लोहा जहाजों में भेजना था। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at the very moment he came into the forge on his nightly round of inspection. और वह जो रात हो या दिन कभी देखता था और संभव हो बढ़िया हो इसके लिए वह निरीक्षण करने के लिए कभी भी कारखाने के अंदर आ जाया करता था। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. और स्वाभाविक रूप से पहली चीज जो उसने देखी वह थी लंबा फटेहाल व्यक्ति जो भट्टी के इतने निकट आ पहुंचा था कि उसके गीले जो कपड़े थे उसमें से भाप निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ हु हैड हार्डली डैंग्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर। और वह जो लोहापति है लोहार के उदाहरण का अनुसरण नहीं किया और उन्होंने मुश्किल से उस ही अजनबी की ओर देखना स्वीकार किया। He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. और वह अपने उसके पास गया और उसको सावधानी से देखता है और उसका अपना झुका हुआ टॉप हटाया ताकि अजनबी के चेहरे को बेहतर तरीके से देख सके। But of course it is you, Niels Olof, he said. How do you look? लेकिन यह तो तुम हो नील्स ओलोफ, वह बोलता है, तुम कैसे दिखाई दे रहे हो। The man with the rat trap had never before seen an iron master at Ramsjo and did not even know what his name was. और चूहेदानी वाला व्यक्ति जो है वह उसने कभी भी इस लोहपति वाले रैम्सजो कारखाने पर नहीं देखा था और वह यह भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या था। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. Therefore, he did not want to undeceive him at all once. और वह जानता था कि वह उस बढ़िया इज्जत देने वाले सज्जन व्यक्ति को सोचता था कि वो पुराना परिचित था तो वह उस क्रोनर की राशि दे सकता था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि उसका भ्रम तुरंत ही दूर किया जाए। Yes, God knows things have gone downhill with him, he said. और हाँ, ईश्वर जानता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, वह बोलता है। You should not have resigned from the regiment, said the iron master. आयरन मास्टर ने कहा कि तुमको रेजिमेंट से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। That was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. और यह वह गलती थी, अगर मैं उस समय की सेवा में होता तो ऐसा कभी नहीं होता। Well, now of course you will come home with me. हाँ, ठीक है, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे। To go up along to the manor house and be received by the owner like an old regiment comrade. That, however, did not please the tramp. तो वह जो व्यक्ति है सामंत के घर जाना और उसको मालिक के द्वारा पुराने रेजिमेंट के साथ के रूप में स्वागत करवाना, यह उस घुमक्कड़ को बात नहीं जची थी। No, I could not think of it, he said, looking quite alarmed. नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकता था, वो बोला बिल्कुल भयभीत दिखाई देते हुए। He thought of the 30 kroner
to go up to the manor's house would be like a throwing himself voluntarily into the lion's den. उसने 30 kroner के बारे में सोचा और सामंत के घर जाना स्वयं को शेर की गुफा में स्वेच्छा से फेंक देना होगा ऐसा लगा. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away in an inconspicuously as possibly. वह केवल लोहे खाने में सोने का अवसर चाहता था और चुपचाप बिना किसी के द्वारा देखे हुए चले जाना चाहता था. The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. लोहपति ये मानता था कि वह उसकी दयनीय वस्त्रों के कारण शर्मिंदगी महसूस कर रहा था. Please don't think that I have such an fine home that you cannot show yourself there. और वह कहता है कृपया यह मत सोचना कि मेरे पास इतना बढ़िया घर है कि तुम अपने आप को वहां पर प्रस्तुत नहीं कर सकते हो. He said, Elizabeth is dead, as you may already have heard. तुमको पता होगा कि मेरी जो पत्नी है एलिजाबेथ वह मर चुकी है. माई बॉयज आर अब्रॉड, मेरे जो लड़के हैं वह बाहर हैं. एंड देर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, मेरे घर पर मेरी लड़की और मेरे सिवा कोई भी नहीं है. वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर द क्रिसमस. और हम यह कह ही रहे थे कि यह बहुत ही खराब बात है कि क्रिसमस के त्योहार पर हमारे पास कोई नहीं था. नाउ कम अलोंग विद मी एंड हेल्प अस मेक क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर. और हम अब चाहते हैं कि मेरे साथ आओ और क्रिसमस के भोजन को थोड़ा जल्दी गायब करने में हमारी मदद. बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन. और लेकिन अजनबी जो है बार बार नहीं कि नहीं कहते रहा और लोहेपति ने देखा कि उसका समर्पण करना ही पड़ेगा. तो फ्रेंड्स, यह कहानी जो है वो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में देखेंगे. तो पहला पार्ट यहाँ पर समाप्त करते हैं और दूसरे पार्ट को आपके सामने फिर से प्रस्तुत किया जाएगा.